गुड मॉर्निंग क्लास 9। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर। और हम पढ़ रहे थे ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने हिटलर को एक डिक्टेटर बना दिया जर्मनी का। तो देखिए, सबसे पहले हमने इससे पहले भी बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े। आज हम जो फैक्टर्स पढ़ने जा रहे हैं वो है पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। तो क्या इकोनॉमिक क्राइसिस और कैसे पॉलिटिकल रेडिकलिज्म हुआ उसके बारे में। तो बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक कोइंसाइडेड विद रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग ऑफ द स्पार्टकिस लीग ऑन द पैटर्न ऑफ द बोल्शेविक रशियन रेवोल्यूशन इन रशिया। बोल्शेविक्स जो थे, इनसे इंस्पायर होकर जर्मनी में एक स्पार्टकिस लीग को फॉर्म किया गया, जो चाहते थे कि जैसे रशिया में सोवियत गवर्नमेंट है ऐसे जर्मनी में भी सोवियत गवर्नमेंट हो। तो रेवोल्यूशनरी जो वीमर रिपब्लिक और जो ये स्पार्टकिस थे, ये एक दूसरे से कोइंसाइड करते रहते थे, कोलाइड करते रहते थे। यहाँ पर हमको एक फिगर भी दी गई है, एक इमेज दी गई है। इस इमेज में हमें बताया गया है कि कैसे रैलीज ऑर्गेनाइज होती थी 1919 में बर्लिन के स्ट्रीट्स पर। द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इन बर्लिन वॉज चेंज विद द डिमांड्स ऑफ सोवियत स्टाइल गवर्नेंस। वहाँ के लोग चाहते थे कि सोवियत स्टाइल की गवर्नमेंट हो। द वीमर रिपब्लिक क्रश्ड अपराइजिंग ऑफ दिस विद द हेल्प ऑफ वॉर वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फ्री कॉप्स। तो जो वॉर वेटरन्स थे, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ चुके थे, उनकी हेल्प से जर्मनी ने वीमर रिपब्लिक ने क्या करा, जो स्पार्टकिस थे इनकी अपराइजिंग को क्रश कर दिया। और इनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम था फ्री कॉप्स। ठीक है। कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट हेंसफोर्थ बिकम इरिकॉन्सिबल एनिमीज एंड कुड नॉट मेक कॉमन कोज अगेंस्ट हिटलर बोथ। अब देखिए, ये इससे क्या हुआ, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट जो थे वो एक दूसरे से अलग हो गए। बोथ रेवोल्यूशनरी एंड मिलिटेंट नेशनलिस्ट कार्व्ड फॉर रेडिकल सॉल्यूशंस। और इसके जितने भी रेवोल्यूशनरी और मिलिटेंट थे, उन्होंने एक रेडिकल सॉल्यूशंस को कार्व किया। ठीक है। पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन वाज ओनली हाइटेंड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923 में जर्मनी में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए। जर्मनी ने जो वॉर लड़ा था उसके लिए उसने लोन लिया था, और अब लोन को वापस से रिपार्शन करने की ज़रूरत थी, यानी पे करने की ज़रूरत थी। तो जो ये लोन था ये गोल्ड में पे होता था, और इससे क्या हो रहा था, जर्मनी की जो गोल्ड रिजर्व थे वो बहुत जल्दी ख़त्म हो रहे थे। 1923 में जर्मनी ने रिफ्यूज़ कर दिया ये लोन पे करने से। तो इसके बाद फ्रांस ने क्या किया, उनकी जो लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया थे जिसका नाम रूर था, वहाँ पर उसको क्लेम कर लिया, और सारा कोल जितना भी जर्मनी का था मैक्सिमम वो फ्रांस के अंडर में हो गया। जर्मनी ने रिटेलिएट किया अपनी फोर्स को, और उसके बाद उन्होंने क्या करा, पेपर करेंसी छापना स्टार्ट किया। उन्होंने इतनी पेपर करेंसी छाप दी थी कि जर्मनी की जो करेंसी थी वो बहुत ज़्यादा लो हो गई थी। उस टाइम जर्मनी में मार्क्स चलते थे, उनकी करेंसी को मार्क्स कहते थे। और अप्रैल में 1919 में एक $24 24,000 मार्क्स के इक्वल था। जुलाई में वही $1 3,53,000 मार्क्स के इक्वल हो गया। और देखिए, आगे चलते चलते ये ऐसे ही मार्क्स की वैल्यूज़ जो थी वो बढ़ती गई। और ये ट्रिलियंस में पहुंच गई। द इमेज ऑफ, अब जर्मनी में इतना पैसा छप चुका था कि वहाँ के जो लोग थे वो बैग्स में पैसा लेके जाते थे एक ब्रेड का लोफ लेने, यानी एक ब्रेड का पैकेट लेने के लिए उनको बैग भर के पैसा ले जाना पड़ता था। दिस क्राइसिस केम टू बी नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन। और इस क्राइसिस को हमने क्या कहा, हाइपर इन्फ्लेशन, क्योंकि सबके पास ज़्यादा पैसा था और जो हमारे पास रिसोर्सेज थे या खाने की चीज़ें या कुछ भी कह लो वो कम थे। तो इसलिए हर चीज़ के रेट जो थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। Eventually, the American intervened and bailed Germany out of the crisis by introducing the Davis Plan, which reworks the terms of reparation to ease the financial burden on Germans. और उसके बाद अमेरिका आया। अमेरिका ने एक नया ड्वेन प्लान जर्मनी में स्टार्ट किया, और इसकी हेल्प से जर्मनी में जो फाइनेंशियल बर्डन था वो कम हुआ। इसके बाद ईयर्स ऑफ डिप्रेशन 1924 से 1928, ये एक ऐसा टाइम था जब पूरे वर्ल्ड में डिप्रेशन आया था। ठीक है। अब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो अमेरिका का था वो 1929 में क्या हो गया था, क्रैश। और एक दिन में, सिंगल डे में 13 मिलियन शेयर जो थे 24 अक्टूबर को वो सोल्ड किए गए, जिससे कि बहुत ज़्यादा बड़ा इकोनॉमिक डिप्रेशन क्रिएट हो गया। 1929 से 1932 तक यूएसए की जो इनकम थी वो हाफ हो गई थी। इतना बड़ा इकोनॉमिक डिप्रेशन था कि यूएसए की जो इनकम थी वो आधी हो गई थी नेक्स्ट 3 ईयर्स में।
बहुत सी फैक्ट्रीज बंद हो गई थी, फार्मर्स जो थे वो भी बैडली हिट थे इस क्राइसिस से, और इसका इफेक्ट जर्मनी पर भी हुआ। जर्मनी की जो इकोनॉमी थी वो सबसे बुरी तरह इससे हिट हुई। 1932 में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था वो 40% तक कम हो गया। वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, और उनको जो काम पर करते थे उनको बहुत कम वेजेस दी जाती थी। द नंबर्स ऑफ अनएम्प्लॉयड टच एंड अनप्रेसिडेंटेड 6 मिलियन अनएम्प्लॉयड लोग थे जर्मनी में। ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ जर्मनी यू कैन सी मेन विद प्लेकार्ड्स अराउंड देयर नेक्स सेइंग विलिंग टू वर्क। और जर्मनी में जो यूथ था वो अपने गले में एक प्लेकार्ड लगाकर घूमते थे, इसमें लिखा रहता था कि हमें काम चाहिए। अनएम्प्लॉयड यूथ played cards or simply sat at the street corners or desperately queued up at the local employment exchange। तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कॉमन हो चुका था जर्मनी में। द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड डीप एंग्जाइटीज एंड फियर्स इन पीपल। द मिडिल क्लास स्पेशली सैलरीड एम्प्लॉयड एंड पेंशनर सो दिस सेविंग डिमिनिश व्हेन द करेंसी लॉस्ट इट्स वैल्यू। जैसे ही करेंसी ने जर्मन की जो करेंसी थी मार्क्स, उसने अपनी वैल्यू को लॉस किया, वैसे ही जितने भी जर्मनी के लोग थे जो सेविंग्स करते थे उनकी जो वैल्यू थी, जो उनकी भी सेविंग्स थी जितनी भी, उसकी वैल्यू भी कम हो गई। नेक्स्ट, स्मॉल बिजनेसमैन एंड सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रिटेलर्स सफर्ड एज देयर बिजनेस गॉट रुइंड। इसके बाद ओनली ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, जो ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स थे वो ही थोड़ा सा सर्वाइव कर पाए इस क्राइसिस में। बिग बिजनेस was in crisis. The large mass of peasantry was affected by sharp fall in agriculture prices. एग्रीकल्चर के प्राइस कम हो गए थे। वुमेन्स, चिल्ड्रंस, ये जो थे इनको खाने तक के लिए भी पैसे नहीं इकट्ठा होते थे इनके पास। पॉलिटिकली टू वीमर रिपब्लिक वॉज फ्रेजाइल। वीमर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज सम इनहेरिट डिफेक्ट्स विच मेड इट अनस्टेबल एंड वनरेबल टू डिक्टेटरशिप। और वीमर रिपब्लिक भी एक काफ़ी वीक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट साबित हुई और जिसने एक वे तैयार कर दिया, एक रास्ता तैयार कर दिया डिक्टेटरशिप के लिए। वन वॉज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दिस मेड अचीविंग अ मेजोरिटी बाय वन पार्टी अ नियर इम्पॉसिबल टास्क लीडिंग टू रूल अ कोएलिशन। अनदर डिफेक्ट was Article 48 which gave the President the power to impose emergency, suspend civil rights and rule by decree within its short life। अब देखिए सबसे बड़ा डिफेक्ट क्या था, आर्टिकल 48, जिसमें अगर कोई प्रेसिडेंट बनता है तो वो क्या कर सकता है, रूल बाय डिक्री कर सकता है, अपना रूल कर सकता है। द वीमर रिपब्लिक सॉ 20 डिफरेंट कैबिनेट लास्टिंग ऑन एन एवरेज 239 days and a liberal use of Article 48। Yet the crisis could not be managed. People lost confidence in the democratic parliamentary system। अब लोगों का कॉन्फिडेंस पार्लियामेंट्री सिस्टम से उठ चुका था और ऐसे ही हमारा बर्थ हुआ हिटलर का। इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।